नमस्कार दोस्तों। टेल्स बाय संदीप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2014 की जबरदस्त साइंस फिक्शन फिल्म एज ऑफ टुमारो। इस फिल्म की कहानी मेजर विलियम केज के इर्द गिर्द घूमती है। मेजर विलियम केज एक ऐसा किरदार है जिसे युद्ध का कोई अनुभव नहीं होता, लेकिन हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि उसे एलियंस से भरे एक खतरनाक युद्ध में भेज दिया जाता है। युद्ध के दौरान कुछ ही पलों में उनकी जान चली जाती है, लेकिन यहीं से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। उनकी मौत के बाद कुछ ऐसा होता है जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। विलियम केज मरने के बाद फिर से जीवित हो उठते हैं, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वो हर बार उसी दिन में वापस लौट आते हैं जिस दिन उनकी मौत हुई थी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये कोई चमत्कार है या कोई साजिश? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया की संयुक्त सेना इन खतरनाक एलियंस को हरा पाएगी? तो दोस्तों, रहस्य और रोमांच से भरी इस कहानी का हर पहलू जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है उन खतरनाक एलियंस को जिन्हें फिल्म में मिमिक के नाम से जाना जाता है। ये एलियंस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि पूरी दुनिया में खौफ का माहौल छा गया है। दुनिया भर की संयुक्त सेनाएं इस एलियन अटैक से लड़ने के लिए संघर्ष कर रही हैं। इसी लड़ाई के लिए एक खास तरह का एक्सोस्केलेटन कॉम्बैट सूट भी तैयार किया गया है, जो सैनिकों को अतिरिक्त ताकत और सुरक्षा प्रदान करता है। इसी दौरान हमें मेजर विलियम केज का परिचय मिलता है। वो टीवी पर एक इंटरव्यू में दिखते हैं, जहां वो इस एक्सोस्केलेटन कॉम्बैट सूट की खासियत बताते हुए दर्शकों को यकीन दिला रहे होते हैं कि ये सूट एलियंस पर भारी पड़ेगा और हमें इस खतरनाक जंग में जीत दिलाएगा। कहानी आगे बढ़ती है और मेजर विलियम केज यूनाइटेड डिफेंस फोर्स हेडक्वार्टर्स पर आते हैं, जहां उनकी मुलाकात जनरल ब्रिघम से होती है। जनरल ब्रिघम मेजर केज को आदेश देते हैं कि अगले दिन फ्रांस के समुद्र तट पर होने वाले खतरनाक युद्ध में उन्हें रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा। लेकिन यहाँ एक बड़ी सच्चाई सामने आती है। जनरल ब्रिघम और मेजर केज दोनों जानते हैं कि इस युद्ध में उनके सारे सैनिक मारे जाएंगे, क्योंकि एलियंस बेहद शक्तिशाली हैं। जनरल चाहते हैं कि इन सैनिकों की मौत की जिम्मेदारी मेजर विलियम केज के ऊपर आ जाए, ताकि उनकी छवि पर कोई आंच ना आए। जब मेजर विलियम केज को इस आदेश का मतलब समझ में आता है, तो वो गुस्से में आकर इस आदेश का विरोध करते हैं। वो जनरल को साफ शब्दों में बताते हैं कि वो कोई सैनिक नहीं है, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री मीडिया से जुड़े हुए हैं। लड़ाई में शामिल होना उनके बस की बात नहीं है। जनरल ब्रिघम उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते और मेजर केज को आदेश का पालन करने की सख्त हिदायत देते हैं। इसके जवाब में मेजर केज जनरल को धमकी देते हैं कि अगर उन्हें जबरदस्ती युद्ध में भेजा गया और सैनिकों की मौत हुई, तो वो इन मौतों के लिए जनरल को ही जिम्मेदार ठहराएंगे। जनरल ब्रिघम ये सुनकर गुस्से से भर जाते हैं और मेजर विलियम केज को गिरफ्तार करने का आदेश दे देते हैं। मेजर केज वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। उन्हें शॉक गन से बेहोश कर दिया जाता है। जब मेजर केज होश में आते हैं, तो खुद को हथकड़ियों में जकड़ा हुआ पाते हैं और वो हीथ्रो एयरपोर्ट के फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस पर होते हैं। इसी दौरान एक सार्जेंट उन्हें लात मारकर उठाता है। केज गुस्से में उस सार्जेंट को तहजीब और तमीज से पेश आने को कहते हैं, लेकिन सार्जेंट उन्हें बुजदिल कहकर वहां से चला जाता है। तभी वहां मास्टर सार्जेंट फेरल आते हैं। फेरल केज को अगले दिन होने वाली लड़ाई के लिए तैयार होने का आदेश देते हैं। केज मास्टर सार्जेंट को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो कोई सैनिक नहीं है और गलती से उन्हें यहाँ भेजा गया है। वो अनुरोध करते हैं कि उन्हें एक कॉल करने दिया जाए, जिससे सच सामने आ सके। लेकिन फेरल पर केज की बातों का कोई असर नहीं पड़ता। फेरल अपनी जेब से एक पत्र निकालते हैं और पढ़कर बताते हैं कि उस पत्र में लिखा है कि केज एक भगोड़े हैं और वो किसी को कॉल करके खुद को युद्ध में जाने से बचाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मास्टर सार्जेंट फेरल केज को स्क्वाड में ले जाते हैं। फेरल सबके सामने घोषणा करते हैं कि केज एक भगोड़ा है और अब ये सैनिक ही केज को अगले दिन की लड़ाई के लिए तैयार करेंगे। अगली सुबह सभी सैनिक युद्ध के मैदान की ओर हवाई जहाज से रवाना होते हैं। बीच रास्ते में मिमिक के हमले की वजह से उनका हवाई जहाज क्रैश हो जाता है। सभी सैनिक खुद को लंगर की मदद से जहाज से अलग कर लेते हैं और हवा में झूलते हुए जमीन पर उतरते हैं। जैसे ही केज नीचे पहुंचते हैं, वह देखते हैं कि मिमिक नाम के एलियन उनकी सेना पर भारी पड़ रहे हैं। तभी उनकी नजर एक और क्रैश हुए जहाज पर पड़ती है, जिसमें से रीटा निकलती है। रीटा, जो पहले ही इन एलियन मिमिक से बहादुरी से लड़ने के लिए मशहूर है, दुश्मनों का डटकर सामना कर रही होती है। लेकिन एक मिमिक के हमले की वजह से रीटा की मौत हो जाती है। ये देखकर केज जल्दी अपनी टीम के पास पहुंचते हैं, जो एलियन मिमिक के हमले का इंतजार कर रही होती है। अचानक मिमिक रेत से निकलकर जे स्क्वाड पर हमला कर देते हैं और सभी सैनिक मारे जाते हैं। इसी दौरान केज की बंदूक, जिसकी सेफ्टी लॉक वह पहले नहीं हटा पा रहे थे, आखिरकार खुल जाती है। केज अपनी बंदूक से एक मिमिक को मारने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन तभी उनका सामना एक बड़े और खतरनाक अल्फा मिमिक से होता है। अल्फा मिमिक केज पर हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन केज बहादुरी से उस पर गोलियां दाग देते हैं और उसे मार गिराते हैं। हालांकि अल्फा मिमिक की मौत के साथ ही उसका एसिड जैसा खून केज के ऊपर गिर जाती है। यह जहरीला खून केज को झुलसा देता है और उनकी तुरंत मौत हो जाती है। लेकिन यहीं से केज की जिंदगी एक अनोखा मोड़ लेती है। केज, जिसकी युद्ध के दौरान मौत हो गई थी, फिर से जीवित हो जाता है।
वह खुद को हथकड़ियों में जकड़ा हुआ हीथ्रो एयरपोर्ट के फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस पर पाता है, ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार। इस दौरान फिर वही सार्जेंट आता है और उसे लात मारकर उठाता है। सार्जेंट उसे फिर से बुज़दिल कहकर चला जाता है। इसके बाद मास्टर सार्जेंट फैरेल भी पहले की तरह वहां आ जाते हैं और केज को जे स्क्वाड से मिलाने ले जाते हैं। यह सब देखकर केज हैरान होता है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वह पहले जैसा ही है, जैसे समय वापस घूम गया हो। इसके बाद सभी सैनिक युद्ध की ओर रवाना होते हैं। बीच रास्ते में उनका हवाई जहाज एक बार फिर मिमिक के हमले की वजह से क्रैश हो जाता है। केज सुरक्षित जमीन पर उतरता है और देखता है कि ठीक पिछली बार की तरह रीटा एक और क्रैश हुए जहाज से बाहर निकलती है और मिमिक से लड़ने लगती है। हालांकि इस बार केज रीटा को मिमिक के हमले से बचा लेता है। रीटा वहां से निकल जाती है, लेकिन इस बार एलियन के हमले में खुद केज मारा जाता है। केज अगली सुबह फिर से जागता है, उसी जगह और उसी परिस्थिति में। वह समझ जाता है कि वह किसी टाइम लूप में फंस चुका है। इस बार केज मास्टर सार्जेंट फैरेल को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है। वह उन्हें बताता है कि उनकी लेफ्ट पॉकेट में एक ऐसा पत्र है जिसमें लिखा है कि केज एक भगोड़ा है। हालांकि फैरेल उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और उसे फिर से जे स्क्वाड के पास भेज देते हैं। केज अब खुद को साबित करने के लिए जे स्क्वाड के सभी सैनिकों के नाम और उनकी निजी जानकारी बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता और उसके मुंह पर टेप लगाकर उसे फिर से युद्ध के लिए भेज दिया जाता है। युद्ध के दौरान केज बार बार सभी को चेतावनी देता है कि उनका हवाई जहाज क्रैश होने वाला है, और ठीक वैसे ही कुछ समय बाद जहाज क्रैश हो जाता है। हर बार केज सुरक्षित जमीन पर उतरता है, लेकिन अंत में मिमिक के हाथों मारा जाता है। केज फिर से जागता है और सब कुछ वैसा ही होता है जैसा हर बार हुआ था, लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा तैयार और सतर्क रहता है। केज इस बार फिर से रीटा को बचाता है और खुद का भी ध्यान रखता है। वह दुश्मनों को बिना देखे ही मारने लगता है, क्योंकि उसे पहले से पता होता है कि मिमिक कहां और कब हमला करेंगे। रीटा उसकी हरकतों को गौर से देख रही होती है। वह हैरान होती है कि आखिर ये आदमी बिना देखे इतनी सटीक लड़ाई कैसे कर रहा है। युद्ध के दौरान केज रीटा से कहता है, यहाँ सभी मरने वाले हैं, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, ये प्लेन किसी भी वक्त फटने वाला है। पर कुछ तो है जो रीटा अब समझ गई है। आखिरकार रीटा केज को कहती है, कल सुबह जब तुम उठोगे तो मुझसे आकर मिलना। केज को यह सुनकर झटका लगता है। वह कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर रीटा ने ऐसा क्यों कहा। इसी बीच प्लेन फट जाता है और दोनों की मौत हो जाती है। जैसे ही केज की जान जाती है, वह फिर से अगले दिन जिंदा हो जाता है। केज के साथ फिर से वही सब कुछ होता है जो हर बार हुआ करता है। इस बार वह फिजिकल ट्रेनिंग के दौरान चुपचाप वहां से निकलता है और सीधा रीटा के पास पहुंचता है। केज उससे कहता है, युद्ध के दौरान तुमने मुझसे कहा था कि मैं अगले दिन तुम्हारे पास आऊं। रीटा उसकी बात सुनते ही तुरंत गंभीर हो जाती है और बिना समय बर्बाद किए उसे अपने साथ चलने को कहती है। रीटा उसे समझाती है, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है इसके बारे में किसी को मत बताना। अगर तुमने बताया तो वे तुम्हें पागल करार दे देंगे और तुम्हारी मदद करने की जगह तुम्हें कैद कर लेंगे। इसके बाद केज उसे अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताता है, जब उसने मिमिक को मारा था और उसका खून उसके ऊपर गिरा था। रीटा सब कुछ समझ जाती है और उसे बताती है, जो तुम्हारे साथ हो रहा है वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन अब वो ताकत मेरे पास नहीं है। रीटा आगे कहती है, अब तुम्हारे पास ये शक्ति है और इसकी मदद से हम इन एलियंस के खिलाफ लड़ सकते हैं। रीटा अब केज को डॉग कार्टर से मिलवाती है, जो मिमिक्स की बायोलॉजी के विशेषज्ञ और एक पूर्व सरकारी वैज्ञानिक हैं। कार्टर के जरिए केज को यह पता चलता है कि जिस मिमिक को उसने पहले लूप में मारा था वह एक अल्फा था। कार्टर समझाता है कि अल्फा मिमिक के मरने पर समय रीसेट हो जाता है, जिसके कारण मिमिक्स को युद्ध में होने वाली चीजें पहले से ही पता होती है, जिसके कारण मिमिक से जीतना असंभव है। लेकिन जब केज अल्फा के खून से सराबोर हुआ तो यह क्षमता अब केज के पास आ गई। अब कार्टर और रीटा मिलकर केज को समझाते हैं कि असली लड़ाई ओमेगा को खत्म करने की है। कार्टर कहता है, ओमेगा अब समय को रीसेट करने की शक्ति खो चुका है, यह शक्ति अब तुम्हारे पास है, लेकिन ओमेगा मानसिक रूप से तुम्हें ढूंढने की कोशिश करेगा। जैसे ही वह तुम्हारा पता लगाएगा तुम्हें ओमेगा की लोकेशन के विजन मिलने लगेंगे। रीटा केज को समझाती है, तुम्हें हर दिन इस लूप का फायदा उठाते हुए मरकर समय को रीसेट करना होगा, जब तक कि हम ओमेगा को ढूंढकर खत्म करने का तरीका न ढूंढ लें। यही हमारी जीत की कुंजी है। अब सब तय करते हैं कि जैसे ही केज को अपने विजन के माध्यम से ओमेगा की लोकेशन का पता चलेगा, वह रीटा को लेकर ओमेगा को मारने जाएगा ताकि एलियंस का खात्मा हो सके। लेकिन तब तक युद्ध में लड़ाई की तैयारी के लिए रीटा केज को ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग के दौरान केज बार बार घायल होता है, लेकिन रीटा उसे मार देती है ताकि समय फिर से रीसेट हो जाए। इस प्रक्रिया में केज बार बार मरकर फिर से ट्रेनिंग लेने रीटा के पास आता है। इसी बीच एक दिन केज को ओमेगा की लोकेशन के विजन आते हैं। वह तुरंत उस लोकेशन की जानकारी देने रीटा और कार्टर के पास पहुंचता है। केज बताता है कि ओमेगा जर्मनी के एक डैम के अंदर छिपा हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि मिमिक्स के हमलों से बचते हुए वे आखिरकार ओमेगा तक कैसे पहुंचेंगे। युद्ध के मैदान में मिमिक्स से बचते हुए केज रीटा को सुरक्षित ओमेगा तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बार बार उन्हें नाकामयाबी मिलती है। केज मिमिक्स की हर आने वाली चाल को पहले ही भांप लेता है और रीटा को बार बार बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों मारे जाते हैं और समय फिर से रीसेट हो जाता है। काफी कोशिशों के बाद किसी तरह वे युद्ध के मैदान से खुद को सुरक्षित बाहर निकालते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में आने वाले मिमिक्स को मारते हुए वे ओमेगा की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में दोनों के बीच बातचीत होती है।
इस दौरान ऐसा महसूस होता है कि केज रीटा के लिए कुछ खास महसूस करने लगा है, लेकिन रीटा उसे समझाती है कि हमें ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। अगर हमें यह मिशन पूरा करना है तो ध्यान भटकने से बचना होगा। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक घर मिलता है जहां वे कुछ समय रुकने का फैसला करते हैं। वहां उन्हें एक हेलीकॉप्टर मिलता है। रीटा केज से हेलीकॉप्टर की चाबी ढूंढने के लिए कहती है ताकि वे सीधे उड़ान भरकर आगे का सफर तय कर सके, लेकिन केज रीटा को थोड़ी देर आराम करने की सलाह देता है। थोड़ी देर बाद रीटा को केज की हरकतों से पता चल जाता है कि यह उसका पहला बार यहाँ आना नहीं है। वह समझ जाती है कि केज पहले भी यहाँ आ चुका है और हर बार असफल रहा है। रीटा हेलीकॉप्टर की चाबी लेकर उसे चालू करने की कोशिश करती है। इस पर केज उसे समझाता है कि जैसे ही हेलीकॉप्टर चालू होगा मिमिक्स हम पर हमला कर देंगे। जैसे ही हेलीकॉप्टर चालू होता है मिमिक्स उन पर हमला कर देते हैं। केज रीटा को बचाने के लिए बंदूक से मिमिक्स पर हमला करता है और कुछ को मार गिराता है, लेकिन इस बीच रीटा एक बार फिर मिमिक्स के हमले में मारी जाती है। थोड़ी देर बाद एक मिमिक केज को भी मार डालता है, जिससे समय फिर से रीसेट हो जाता है। इस बार केज कुछ अलग करने का फैसला करता है। वह किसी को नहीं बताता कि उसके साथ क्या चल रहा है और तय करता है कि वह इस बार यह लड़ाई अकेले लड़ेगा। युद्ध के मैदान में केज मिमिक्स को बखूबी मारते हुए आगे बढ़ता है। वह उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जो उसे अपने विजन में दिखाई दी थी। वहां पहुंचकर वह सावधानी से छिपते छिपाते ओमेगा को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि वहां कोई ओमेगा नहीं है। इतने में अचानक एक मिमिक उस पर हमला कर देता है। मिमिक गुस्से में गुर्रा रहा होता है और तभी केज के दूसरी तरफ से एक अल्फा मिमिक भी आ जाता है। केज अल्फा पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हमला नाकाम हो जाता है। अल्फा मिमिक उस पर पलटकर हमला कर देता है, जिससे केज के हाथ से खून बहने लगता है। केज तुरंत समझ जाता है कि अल्फा मिमिक उसका खून बहाकर उसकी समय को रीसेट करने की शक्ति छीनने की कोशिश कर रहा है। वह खुद को बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करता है। पानी के अंदर जूझते जूझते केज की सांसें रुक जाती हैं और वह डूब कर मर जाता है और समय एक बार फिर रीसेट हो जाता है। इस बार केज रीटा और डॉ कार्टर को बताता है कि उसका विजन एक धोखा था और यह सब ओमेगा की एक चाल थी ताकि उन्हें फंसाया जा सके। अब तीनों मिलकर एक नई योजना बनाते हैं ताकि ओमेगा की असली लोकेशन का पता लगाया जा सके। इसके लिए वे रक्षा मंत्रालय में घुसपैठ करने का फैसला करते हैं, जहां डॉन कार्टर द्वारा बनाया गया एक प्रोटोटाइप ट्रांसपोंडर रखा हुआ है। ये ट्रांसपोंडर अल्फा से कनेक्ट होकर ओमेगा की वास्तविक स्थिति का पता लगाने में मदद कर सकता है। जब वे रक्षा मंत्रालय पहुंचते हैं तो जनरल ब्रिघम उन्हें देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वही जनरल था जिसने केज को युद्ध के मैदान में भेजा था। केज जनरल ब्रिघम को समझाने की कोशिश करता है कि उसे ट्रांसपोंडर की जरूरत क्यों है। केज उसे अपने साथ हो रही घटनाओं और समय के रीसेट होने की पूरी कहानी बताता है। कई असफल प्रयासों के बाद इस बार केज जनरल ब्रिघम का विश्वास जीतने में सफल हो जाता है। जनरल ब्रिघम उसे ट्रांसपोंडर सौंप देता है। जैसे ही केज रीटा वहां से बाहर निकलते हैं, हथियारबंद सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। किसी तरह अफरा तफरी के बीच वे वहां से बच निकलते हैं। इसी दौरान ट्रांसपोंडर को सक्रिय करने की कोशिश में केज उसे अपने पैर में घोंप लेता है। ट्रांसपोंडर सक्रिय होते ही केज सीधे ओमेगा से जुड़ जाता है और उसे एक नया विजन मिलता है। इस विजन में उसे पता चलता है कि ओमेगा पेरिस के लूवर पिरामिड के नीचे स्थित है। भागने के दौरान उनकी गाड़ी को रोक लिया जाता है, जिसके कारण केज और रीटा दोनों ही घायल और बेहोश हो जाते हैं। केज जब आंखें खोलता है तो खुद को अस्पताल में पाता है। नर्स उसे बताती है कि उसके शरीर से बहुत खून बह जाने के कारण उसे नया खून चढ़ाया गया है। इसका मतलब यह था कि अब केज के पास अल्फा मिमिक की समय को रीसेट करने की शक्ति नहीं है। रीटा भी किसी तरह खुद को बचाकर केज के पास आती है। वह कोशिश करती है कि केज को मारकर समय को रीसेट कर सके, लेकिन केज उसे सारा सच बता देता है। यह सुनकर रीटा निराश और मायूस हो जाती है। दोनों हीथ्रो बेस लौट आते हैं। केज अपने पुराने साथियों से संपर्क करता है और उन्हें ओमेगा को खत्म करने के मिशन में साथ देने के लिए कहता है। वह उन्हें सारी सच्चाई बताता है और रीटा से मिलवाता है। साथ ही रीटा को पहचानते हैं और उसके अनुभव को देखते हुए केज के मिशन में साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी एक हवाई जहाज में सवार होकर पेरिस के लूवर पिरामिड की ओर निकलते हैं। केज टीम को सख्त निर्देश देता है कि अगर अल्फा उनके सामने आए तो उसे न मारे, क्योंकि अल्फा की मौत से ओमेगा समय को रीसेट कर देगा और उनकी योजना असफल हो जाएगी। पेरिस पहुंचते ही मिमिक्स उनके हवाई जहाज पर हमला कर देते हैं, जिससे जहाज क्रैश होकर गिर जाता है। सभी बचने की कोशिश करते हैं और टूटे हुए जहाज की मदद से मिमिक्स से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। इस दौरान एक एक करके सभी साथी मिमिक्स से लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा देते हैं। केवल केज और रीटा बचते हैं। दोनों लूवर पिरामिड के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तभी वहां अल्फा मिमिक आ जाता है। रीटा अल्फा का ध्यान अपनी ओर खींचती है ताकि केज को ओमेगा तक पहुंचने का मौका मिल सके। रीटा की कुर्बानी से फायदा उठाकर केज ओमेगा तक पहुंच जाता है। अल्फा मिमिक केज पर हमला करता है, लेकिन उससे पहले केज अपने ग्रेनेड बेल्ट को ओमेगा के कोर पर छोड़ देता है। ग्रेनेड विस्फोट से ओमेगा नष्ट हो जाता है और सभी मिमिक्स निष्क्रिय हो जाते हैं। पानी के अंदर केज का शरीर ओमेगा के खून को अवशोषित कर लेता है। इसके बाद वह खुद को पिछली सुबह जनरल ब्रिघम से मिलने जाते समय जागता हुआ पाता है। ब्रिघम घोषणा करते हैं कि पेरिस में पावर सर्ज के बाद मिमिक्स की सारी गतिविधियां बंद हो चुकी हैं। इस बार केज को गिरफ्तार नहीं किया जाता। वह हीथ्रो बेस पर अपने साथियों से मिलता है। अंत में केज रीटा से मिलता है, जो उसे नहीं पहचानती।
रीटा उससे वही सवाल करती है जो वह पहले कई बार कर चुकी थी, तुम्हें क्या चाहिए? केज मुस्कुराता है और हंसता है, यह महसूस करते हुए कि उसने आखिरकार इस अनंत चक्र को समाप्त कर दिया है। तो दोस्तों, आज की हमारी यह रोमांचक कहानी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं फिर किसी और दिलचस्प और रोमांचक फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।